2024 को किस तरीके से देख रहे हैं सर? देश परेशान है, लोकतंत्र को खतरा है। 146 सांसदों को संसद से निकाला देकर के देश के लोकतंत्र का गला घोटा गया है। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना, मिमिक्री करना, इसको कैसे देखती है कांग्रेस? मिमिक्री करना कोई अपराध है? हाँ या ना बताइए। नहीं, अपराध तो नहीं है। मिमिक्री जवाहरलाल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक किस प्रधानमंत्री की नहीं? लेकिन जिस जगह पर मिमिक्री हुई, सुरेश जी, हाँ, जिस जगह पे मिमिक्री हुई वो कौन सी जगह? मिमिक्री करने के लिए क्या संविधान ने कोई जगह निर्धारित की है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं यहां पर एक ऐसी शख्सियत से जिसको आप बहुत बखूबी जानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश से जुड़ी जितनी भी डिबेट है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं करवा देती हूं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में और उनसे आज हम बातचीत करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद स्वाति, और भारत समाचार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत बधाई। ये आपने नया वेंचर शुरू किया है। सवाल अच्छे हों, जनता के हों और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आप बात करें इसी तरीके से, जिस तरीके से ब्रजेश जी करते हैं। बहुत बधाई। धन्यवाद सर आपका। तो चर्चा की शुरुआत हम करें। 2024 को किस तरीके से देख रहे हैं सर? जैसे देखना चाहिए, चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं। लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। लग तो नहीं रहा है कि इस बार इतनी राहें आसान होंगी आप लोगों के लिए? राहें तो जब अंग्रेजों के सामने भी आसान नहीं थी। जब अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़ रहे थे तब भी हमारे आप जैसे मित्र हमेशा यही कहते थे कि लड़ाई आसान नहीं है, और सच में लड़ाई आसान नहीं थी। लड़े उनसे, भिड़े उनसे, लाठियां खाई, गोलियां खाई, उससे जीते, देश आजाद हुआ। और आज भी कमोवेश 2014 के बाद वही परिस्थितियां हैं। बैठकों पर बैठकें हुई लेकिन ये बैठकें बेनतीजा रही। आपके सहयोगी दल भी बहुत ज्यादा आक्रामक दिख नहीं रहे इस बार। किसने कहा बेनतीजा रही? आज की डेट में हमारे पास एक निश्चित प्रोग्राम है, हमारे पास मुद्दे निश्चित हैं, देश परेशान है, लोकतंत्र को खतरा है। 146 सांसदों को संसद से निकाला देकर के देश के लोकतंत्र का गला घोटा गया है। किस लिए? कि हम संसद में सवाल पूछते हैं। मैं बहुत बोलने लगा हूं, मुझे मार दीजिए वाली जो बात थी वो आज की डेट में चरितार्थ हो रही है। हमारी गलती क्या है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है संसद पर आतंकी हमला हुआ, और हमने कहा कि भाई आतंकी हमला अगर हुआ है संसद पर तो उन लड़कों का साथ देने वाला प्रताप सिम्हा नाम का जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है जिसने पासेस इशू किए, वो कहीं अफजल गुरु वाली भूमिका में तो नहीं था। जैसे हम ये सवाल करते हैं वैसे हमें संसद से निकाल देते। तो आज की डेट में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोगों की आवाज का गला घोटा जा रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं देश में सब चंगा है। लेकिन जो तरीका है, जिस तरीके से आरोप लगते हैं, जो तरीका है उस तरीके को आप लगातार बीजेपी कहती कि अशोभनीय तरीका है, आप लोग शिष्टाचार का पालन नहीं करते। क्या ऐसे लोकतंत्र को पुनर्जीवित कर पाएगी आपकी पार्टी? कौन सा तरीका हमारा खराब है? कोई एक तरीका बताइए। क्या लोकतंत्र में, संसद के में, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछना अलोकतांत्रिक है? या लोकतंत्र के मंदिर में जब हमें बाहर निकाल दिया जाए धरने पे बैठना अलोकतांत्रिक है? या ये सवाल पूछना अलोकतांत्रिक है कि भाई सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई, गृह मंत्री जवाब दें? या ये पूछना अलोकतांत्रिक है कि प्रधानमंत्री जवाब दें? उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना, मिमिक्री करना, इसको कैसे देखती है कांग्रेस? क्योंकि राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे जब उनकी मिमिक्री की जा रही थी। जो सवाल आपका और जो जवाब आपका हो वही हमें दे दीजिएगा, हम मान लेंगे। मिमिक्री करना कोई अपराध है? हाँ या ना बताइए। मिमिक्री करना कोई अपराध है? नहीं, अपराध तो नहीं है। एक बात। दूसरी चीज, मिमिक्री जवाहरलाल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक किस प्रधानमंत्री की नहीं? लेकिन जिस जगह पर मिमिक्री हुई, एक मिनट रुकिए ना। हाँ, जिस जगह पे मिमिक्री हुई वो कौन सी जगह? मिमिक्री करने के लिए क्या संविधान ने कोई जगह निर्धारित की है? कोई जगह बताइए आप कि जहां पे आप मिमिक्री कर सकते हैं। भाई हमेशा जब प्रदर्शन होते हैं, जब धरने होते हैं, तो धरने में जब भाषण खत्म हो जाते हैं तो हम लोग हंसी मजाक करते हैं, चुटकुले सुनते हैं, पत्रकार मित्रों से सुनते हैं, सुनाते हैं। उपराष्ट्रपति जी बहुत आहत हुए। उपराष्ट्रपति जी तब आहत नहीं हुए
जब देश की बेटियां, जो जाटों की बेटियां थी, जिन्होंने इतिहास में पहली बार लोकतंत्र में ओलंपिक के इतिहास में पहली बार जब पदक लेकर के आई, जो साक्षी मलिक थी, जब दिल्ली की पुलिस ने अमित शाह जी के अंडर में जो थी घसीट घसीट के उसको मारा था, तब आहत नहीं हुए थे उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी तब आहत नहीं हुए थे जब 752 किसानों की एक सरकारी तंत्र के द्वारा किसान आंदोलन में हत्या कर दी गई थी। तब नहीं उपराष्ट्रपति आहत हुए। तब उस उपराष्ट्रपति का जातीय स्वाभिमान नहीं जागा जब राकेश टिकैत को इस प्रशासन ने बुरी तरीके से रुला दिया था। तब नहीं उपराष्ट्रपति का स्वाभिमान जागा। तब नहीं वो जाट थे, तब नहीं वो किसान थे। संन्यास ले लिया है खेल से। उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से लोकतंत्र में हमारी अभिव्यक्ति को दबाया जा रहा है, हमारे खिलाड़ियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सरासर गलत है, और लोकतंत्र में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये ठीक व्यवहार नहीं है। इस पर कांग्रेस का क्या रुख है? यही सवाल तो हमारा है। हम तो यही तो बात कह रहे हैं कि जो सवाल साक्षी का है वही सवाल स्वाति का है, वही सवाल कांग्रेस का है, वही सवाल जनता का है कि क्या भाई हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्या हम सत्ता के खिलाफ अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? पर वो तो कहते हैं कि आप मुद्दों से बहुत दूर हैं, मुद्दों पर आपकी पकड़ नहीं है, आपके सहयोगी दलों की पकड़ नहीं है। आपको लगता है कि 2024 में ऐसे ही जीत पाएगी कांग्रेस के लिए? इतना रास्ता सरल होगा? सर, आप क्या चाहती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी हमें मुद्दे दे हम उनको मुद्दा माने? क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही कि देश में सब चंगा है, देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है, तो क्या हम मान ले बेरोजगारी खत्म हो गई? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है देश में। आज की डेट में अग्निवीर जैसी योजनाओं को आप मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहने से हम मान लें? हम मान लें 395 रुपए का सिलेंडर आपने 1200 रुपए में कर दिया है तो सब चंगा है, महंगाई नहीं है। हम मान लें इस बात को? क्या हम मान लें कि चीन ने कोई आया है, ना कोई घुसपैठ की है, गलवान में भी नहीं की है और कहीं और नहीं की है, क्या नाम सीधे अरुणाचल से लेकर के और लद्दाख तक चीन का एग्रेशन नहीं हुआ? हम मान लें इस बात को? क्या भारतीय जनता पार्टी की, हम भारतीय जनता पार्टी की इस बात आपको लगता है कि इन मुद्दों को आप लोग उतने बेहतर तरीके से उठा पा रहे हैं जितना बेहतर तरीके से उठाना चाहिए था, या फिर आपकी आवाज को दबा दिया जा रहा है? बिल्कुल सच कहा आपने। आज की डेट में जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का एक रोल हो गया है सत्ता समर्थक पुत्र की तरीके से, 2014 से पहले यही मेन स्ट्रीम का मीडिया विपक्षी दलों का माई बाप होता था, तो हमारे सवाल जनता में बेहतर तरीके से जाते थे। हम सवालों के साथ, हम मतलब उस समय की विपक्ष थी भाजपा सवालों के लिए बेहतर तरीके से जाती थी। 2014 के बाद दुर्भाग्य से मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा आज की डेट में सत्ता का मानस पुत्र हो गया है। वो आज भी सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहा, विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, जबकि 2014 से पहले वो सत्ता से सवाल लेकिन पूछता अभी भी था। कुछ ऐसे पत्रकार हैं सर। मैं फिर से कहता हूं, अल्टरनेटिव मीडिया यानी डिजिटल मीडिया या भारत समाचार जैसा चैनल, इनको कुछ चैनलों को छोड़ दीजिए, न्यूज 24 को, भारत समाचार को, डिजिटल चैनलों को छोड़ दीजिए। कौन सत्ता से सवाल पूछ रहा है? आज की डेट में आपने भी सवाल मुझसे पूछा कि जगदीप धनखड़ साहब की इज्जत खत्म हो गई। अरे कहां, मिमिक्री करने से इज्जत खत्म होती है? मिमिक्री करने से इज्जत खत्म होती है? अगर मिमिक्री करने से इज्जत खत्म होती है तो प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की 2009 में नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच से मिमिक्री की थी। एफआईआर कराएंगे क्या? या जगदीप धनखड़ जी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी माफी मांगे? अगर जगदीप धनखड़ जी की हिम्मत हो तो कहें नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगे। तो इस तरीके के जब सवाल बदल दिए जा रहे हैं आज की डेट में, जब संसद की सुरक्षा सवाल ना होकर के मिमिक्री सवाल हो गया है, तो ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया अगर एक महीने के लिए ईमानदार हो जाए स्वाति, तो नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी से आखिरकार क्यों तलखियां बनी हुई है? समाजवादी पार्टी से क्या तलखियां दूर हो पाई हैं? और मायावती की हिस्सेदारी पर सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे यहाँ पर? समाजवादी पार्टी से हमारी कोई तलखी नहीं। इंडिया ब्लॉक का एक सबसे मजबूत हिस्सों में से एक हिस्सा समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी हैं, और आज इंडिया ब्लॉक चट्टान की तरीके से स्थिर है, चट्टान की तरीके से एक है, कोई क्रैक नहीं, कोई वो नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें इंडिया ब्लॉक लड़ेगा, भिड़ेगा, जीतेगा, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकदल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रही बात बहुजन समाज पार्टी की या मायावती जी की, तो ये उन्हें तय करना है कि वो आज की डेट में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए तत्पर हैं या फिर किसी अन्य चीज के लिए, ये मायावती जी को तय करना है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? सुरेंद्र जी
2024 के लिए? प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया ब्लॉक में से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चेहरा जब चुना जाता है सांसदों के द्वारा चुना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हर दल में महत्वपूर्ण चेहरे हैं प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं, जैसे कांग्रेस में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, जनता दल यूनाइटेड में श्री नीतीश कुमार जी, समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी, डीएमके में श्री एमके स्टालिन जी, टीएमसी में ममता बनर्जी जी। सभी दलों में अपने अपने एक महत्वपूर्ण चेहरे हैं। जैसे ही हमारे सांसद एनडीए के सांसदों से अधिक चुन करके आएंगे, इमीडिएटली प्रधानमंत्री पद का चयन हो जाएगा। आपको लगता है इतने नाम जो आपने गिनाए, जनता इन नामों को स्वीकार करेगी? जनता ने तो कोई एक प्रमुख चेहरा होना चाहिए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो या आप जनता ने तो पहले भी स्वीकार किया है। जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के खिलाफ सारे दल इकट्ठे हुए थे, कौन था प्रधानमंत्री चेहरा जनता पार्टी का? कोई नहीं था। 89 में कौन था चेहरा? कोई नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ जब दोबारा से दल इकट्ठे हुए, इन्होंने एक गठबंधन बनाया, कौन था चेहरा? देवगौड़ा साहब जब बने, इंद्र कुमार गुजराल जब बने, कौन था चेहरा? जब मोरारजी देसाई बने, कौन था चेहरा? जनता चेहरा है। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग उस नैरेटिव से बहुत ज्यादा आगे बढ़ते दिख नहीं रहे हैं। पिछले अभी जो चुनाव हुए उन राज्यों में भी आपने बनी बनाई सत्ता को गवा दिया। दावे उस वक्त भी आप लोगों के बहुत ज्यादा गंभीर थे, लेकिन उन दावों की हवा निकल गई। सुरेंद्र राजपूत जी, स्वाति जी, अगर इसके बरक्स अगर आप कहें तो जब हम कर्नाटक में जीते थे तब भाजपा के दावों की हवा निकल गई थी। जब हम हिमाचल में जीते थे तब भाजपा के दावों की हवा निकल गई। ये जनता है। मध्य प्रदेश में हम हारे, हमें दुख है इस बात का, हमें जीतने की बहुत उम्मीद थी। छत्तीसगढ़ हम हारे, दुख है। राजस्थान में लड़ाई कांटे की थी, वो लोग जीत गए। हम तो एक चीज जानते हैं कि राज्यवार चुनावों की स्थितियां अलग होती हैं और केंद्र के चुनावों की स्थितियां अलग होती हैं। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि हम कर्नाटक जीत गए तो मोदी जी को हरा दिया। सच बात यह है कि आज राज्यों के चुनाव हुए थे, वहां हारे। कल देश के चुनाव होंगे, हम जीतेंगे। 2018 में इन्हीं 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन केंद्र का चुनाव 2019 में बुरी तरीके से हारी थी। कैसे अपने सहयोगी लगातार अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, नाराजगी झेल रहे हैं। आपको लगता है कितनी आसान है सत्ता पर वापसी कर पाना? सत्ता पर और सेवा पर वापसी कराना कभी भी आसान नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत आज की डेट में। अभी कुछ दिनों पहले एक बयान सामने आया था जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ताओं की बदौलत तो पार्टी आगे बढ़ती है, जब कार्यकर्ता नहीं होंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? मेरा आपसे कहना है कि मेहनत अगर आप देखती हैं तो केरल से लेके कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा 4000 किलोमीटर की आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर किसी ने की तो श्री राहुल गांधी जी ने की, पूरी कांग्रेस पार्टी ने की। मैं उनको शंकराचार्य जी से नहीं मिला रहा हूं, लेकिन यात्रा उतनी बड़ी उसके बाद अगर आदि गुरु शंकराचार्य के बाद की तो श्री राहुल गांधी जी ने की। क्या वो मेहनत नहीं थी? मेहनत थी ना। हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे, श्री राहुल गांधी जी लगे रहे, घुटने में प्रॉब्लम थी, लगातार चले, 4000 किलोमीटर चले, एक भी क्षण गाड़ी पे नहीं बैठे। मेहनत हम लोग कर रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि मेरा आरोप है, मेन स्ट्रीम का मीडिया आज की डेट में विपक्ष की मेहनत को मजाक दिखाता है और सत्ता पक्ष की मेहनत को या सत्ता पक्ष के काम को या सत्ता पक्ष की थेथरई को वो इतना बड़ा काम दिखाता है। जैसे इन्होंने हमारी सरकार चुराई मध्य प्रदेश में, तो चाणक्य नीति हो गई। आप देखिए ना, लोकतंत्र का बेशरम चेहरा चाणक्य नीति बता रहा था उस समय का मीडिया। उस वक्त उन्होंने हमारी सरकार चुराई, डकैती डाली, जिस वक्त कोरोना दस्तक दे रहा था, दुनिया में, देश में लॉकडाउन लग रहा था और ये लोग सत्ता चुरा रहे थे हमारी। इसको क्या कहा गया मेन स्ट्रीम के मीडिया के द्वारा? अरे साहब, चाणक्य नीति है। और हमारी मेहनत को क्या कहा गया? राहुल गांधी जी। लेकिन आप लोग तो आरोप लगाते थे कि ईवीएम की गड़बड़ी से सब कुछ हुआ है। कांग्रेस मानती है कि इन राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी जीती, ईवीएम की वजह से सब कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पारित किया अभी 19 तारीख की मीटिंग में, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ईवीएम में 100% वीवीपैट लगे और वीवीपैट की जो पर्ची है वो मतदाता को मिले। मतदाता उस पर्ची को देखे कि उसने कांग्रेस पर वोट दिया है या समाजवादी पार्टी पर या किसी अन्य पार्टी पर, उसके बाद वहीं ड्रॉप बॉक्स में डाल दे।
उस ड्रॉप बॉक्स की जिस सारी पर्चियों को और ईवीएम की गणना को कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से ईवीएम का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जरूर इसमें प्रॉब्लम होगी। चुनाव आयोग को अब यह तय करना है कि वो देश के संविधान के प्रति अपने आप को सक्षम रखता है या भारतीय जनता पार्टी। अब तो चुनाव आने वाला है और कोरोना भी आ गया है, कुछ कहेंगे? अब चुनाव आएगा तो कोरोना आएगा ही। कोरोना जो है विपक्ष के लिए आएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं आएगा। बिल्कुल। इससे पहले कांग्रेस के नेता भी आरोप लगाते आए कि जो बीजेपी है, सत्ता पक्ष है, संसद को भी सत्ता का एक अखाड़ा बना चुकी है। क्या आपको नहीं लगता नहीं बनाया? बताइए ना, आप खुद बड़ी ईमानदारी से बताइए, जिस जगह पे आप बैठी हैं। क्या आज तक आप बड़ी प्रख्यात प्रस्तोता हैं, आज तक आपने कभी देखा कि सवाल पूछने पर कि भाई संसद पे हमला क्यों हुआ, इस पर आपने कभी 146 सांसदों को सस्पेंड होते देखा? कभी भी देखा हो? बताइए। आज तक आपने कभी देखा कि मिमिक्री से किसी आदमी की जाति आहत हो गई हो? कभी देखा हो आपने? आपने कभी? विषयांतर किया जा रहा है। आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, डरपोक है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता डरपोक हैं, क्योंकि वो मुख्य सवालों का जवाब देने से डरते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि आइए मैदान में, बताइए 395 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों हुआ? आइए बताइए आप कि अग्निवीर में 4 साल का जो जवान होगा उसमें उसको आप निकाल 4 साल में क्यों देंगे? उसको पेंशन नहीं देंगे, उसको भत्ते नहीं देंगे, उसको कोई ग्रेच्युटी नहीं देंगे। आप बताइए आकर के हमें, आप बताइए आकर के हमें कि साहब चीन की सीमा पर क्या हो रहा है। आप बताइए आकर के हमें कि किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ क्यों रही है। आप हमें बताइए बेरोजगारों की आत्महत्या की दर क्यों बढ़ रही है। आप बताइए हमें कि केंद्र में 29 लाख पद क्यों खाली पड़े हैं। आप हमें आकर के बताइए कि रुपए डॉलर के अगेंस्ट में 59 रुपए हम छोड़ करके गए थे, आज 84 रुपए क्यों हो गया है। आप बताइए कि हमने 55 लाख करोड़ का कर्जा 70 साल में लिया था, आपने 205 लाख करोड़ का कर्जा इसको क्यों बता दिया है। आईएमएफ आज कह रहा है कि आपकी जीडीपी से ज्यादा कर्ज बढ़ गया है। आप सावधान हो जाइए, आपकी अर्थव्यवस्था खतरे में है। आप बताइए ना हमें, आप इन सारे सवालों का जवाब जनता मांगेगी। सुरेंद्र जी, मुद्दे आपने बहुत बेहतर उठाए और बहुत प्रभावी उठाए, लेकिन आपको लगता है कि आपकी पार्टी लोगों तक, पूरे देश भर में इन मुद्दों को क्या उठाने में कामयाब हो पा रही है? हम तो कामयाब हो रहे हैं स्वाति जी। आप जैसे सहयोगी अगर हमारा ईमानदारी से 1 महीना सहयोग कर दें तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मुद्दे भी हैं, जनता भी है, जनता जानती भी है। जनता को धर्म की अफीम चटाई जा रही है, जनता को मीडिया के माध्यम से विषयांतर किया जा रहा है, मुख्य मुद्दों से हटाया जा रहा है। और चूंकि 24 घंटे वो टीवी बज रहा है, इसीलिए आप देखिए कि आप जैसे चैनल को भी अल्टरनेटिव मीडिया पर आना पड़ा। आप यकीन करें, अल्टरनेटिव मीडिया, सोशल मीडिया इस देश की जनता को जगाएगा और यहां पर रक्त रहित क्रांति होगी। आपको लगता है सत्ता और लोकप्रियता में कुछ पिछड़ती दिख रही है कांग्रेस, लेकिन संसाधन भी अब धीरे धीरे गंवा रही है, उस पर कैसे फोकस रहेगा? हमने तो क्राउड फंडिंग शुरू की है, हम तो दोबारा से बेसिक्स पे गए हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के द्वार जा रहे हैं। चादर हमने फैला रखी है कि आइए डोनेट फॉर देश कीजिए। कुछ जो बुजुर्ग नेता हैं आपकी पार्टी के, कुछ सीनियर लीडर हैं, आपने देखा होगा उनके कुछ बयान सामने आए, उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का बेड़ा है गर्क करने की कोशिश की। उनके लिए कुछ कैची चलेगी इस बार इलेक्शन में? हम अपनी पार्टी के सारे सम्मानित नेता जो हमसे असहमत भी हैं, हम उनका भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं हैं कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को हाथ जोड़ करके कहें कि आप राम मंदिर के आयोजन में मत आइएगा। हम इस तरीके के लोग नहीं हैं। हमारा सबका सम्मान, जिससे मतभेद भी है हमारा, हम उसका भी सम्मान करते हैं। हमारा व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, मतभेद है, मनभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंद्विता की राजनीति को दुश्मनी की राजनीति में बदल रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र राजपूत जी, आप भारत समाचार के स्टूडियो में आए, आपने अपनी बातों को रखा और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में आपको बहुत सफलताएं मिले। बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं तो एक ही बात कहकर के बात खत्म करूंगा स्वाति,
एक फहमीदा रियाज का शेर है, कहते हैं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। ईमानदारी से काम कीजिए, राम भली करेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको सुरेंद्र राजपूत जी। ये सुरेंद्र राजपूत जी थे कांग्रेस से। इसी के साथ हमारी आज की इस परिचर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।